लकी की बात समझ राधिका और भी इमोशनल हो जाती है। वो तुरंत ही लकी को गले से लगा लेती है और उसे ऐसा करते देखा रविंद्र और राखी चौंक जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने यह उम्मीद ही नहीं की थी। राधिका कहती है, थैंक यू सो मच लकी, मेरी मदद करने के लिए, मेरी केयर करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या गलत हो जाता। रविंद्र और राखी अब समझ चुके थे कि राधिका काफी ज्यादा इमोशनल हो गई है, इसलिए ही उसने यह कर दिया। पर न जाने क्यों राखी को राधिका के लकी को गले लगाने से जलन हो रही थी। उसे इसलिए शायद जलन हो रही थी कि राधिका उससे पहले और उसके सामने ही उसके भाई को हक कर रही है। वो अपने मन में सोचती है कि अभी तो मैंने अपने भाई की इसके साथ सेटिंग भी नहीं करवाई, अगर सेटिंग कर दी तो क्या होगा, कहीं ये मेरे भाई को मुझसे दूर न कर दे। लकी तो पहले तो राधिका की इस हरकत से चौंक गया था, पर वो अब मुस्कुराने लगता है। उसे अब अच्छा लग रहा था राधिका का उसे गले लगाना। इधर राखी अपने भाई को देख रही थी जो स्माइल कर रहा था, इसलिए वो खांसती है तो राधिका को भी होश आ जाता है। वो तुरंत ही लकी से दूर हो जाती है। फिर वो शर्माते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गई थी। लकी हंसते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी भावनाओं को। यह सब देखकर राखी को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसका भाई अब फ्लर्ट कर रहा था किसी लड़की के साथ जो पहले इतना सीधा था लड़कियों के मामले में, पर वो यहां आकर बिगड़ गया है। हाँ, लकी पहले लड़कियों के मामले में बिल्कुल भोला था, तभी तो वो पूजा को 3 साल से अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बाद भी एक किस तक नहीं कर पाया था। बस वो उससे मिलने उसी पर कुछ पैसे खर्च करता। बस उन दोनों में 3 साल में सिर्फ हाथ ही पकड़ना हुआ था। लेकिन उसके पीछे लकी का एक दूसरा नजरिया था। वो सोचता था कि ये सब बाद में भी किया जा सकता है, पहले उसे उन सब के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए पैसे कमाना चाहिए। इसलिए वो यहां काफी मेहनत करता, ओवर टाइम भी करता। लेकिन अंत में उसे पूजा नहीं मिली, क्योंकि वो तो लकी को अपना एक मनी मेकिंग टूल समझ रही थी। उसे कोई दूसरा मिल गया तो उसने लकी को एक झटके में छोड़ दिया। फिर लकी की मुलाकात राधिका से हुई। खैर, वो राधिका को काफी पहले से ही जानता था। जब वो बिल्डिंग ब्रोकर का काम करता था तब उसने राधिका को देखा था। वो उस टाइम यहां नया नया ग्रेजुएट होकर आया था। उसका राधिका पर तो दिल ही आ गया था। फिर वो कुछ दिनों बाद RDJ ग्रुप ऑफ कंपनी के एड डिपार्टमेंट में काम करने लगा। वहां वो कभी कभार राधिका को भी देख लेता था, पर वो जानता था कि उसकी हैसियत के बाहर है, इसलिए ही उसने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। और फिर वो पूजा नाम की लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया और उसने लकी से ब्रेकअप कर लिया। राखी लकी का हाथ पकड़ बोलती है, भैया आपने ये काम बिल्कुल सही किया, पर आपको अपने हाथ से क्या जरूरत थी, मारने की आपको वहां कोई चीज नहीं मिली जिससे कि उन दोनों को आप पीट सके। आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते और अपने ही हाथों में चोट लगवा बैठते हैं। अच्छा बताइए, उन दोनों को आपने कब तक पीटा था, कहीं वह दोनों बेहोश तो नहीं हो गए थे? लकी कहता है, अरे मैंने सिर्फ हाथ से ही नहीं पीटा था, बल्कि मैंने उन्हें बेल्ट से भी पीटा था और लगभग वो दोनों बेहोश होने ही वाले थे। उन दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर तो राधिका और रविंद्र के तो होश ही उड़ गए थे। यह लड़की है कि चुड़ैल, जो ऐसी किसी को बेहोश करने तक पीटने को पूछ रही है। ये दोनों भाई बहन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राधिका राखी से कहती है, राखी तुम्हारा हर बार से क्या मतलब था? राखी कहती है, अरे वो दरअसल जब मैं भैया के साथ स्कूल जाती थी तब एक लड़का मुझे काफी ज्यादा स्कूल में परेशान करता था। तो जब लकी भैया को पता चला तो उन्होंने उसकी अपने हाथों से खूब पिटाई की थी और अपने हाथों में भी चोट लगवा ली थी। तभी मैंने यह कहा कि ये हर बार जब भी किसी को पीटते हैं तो अपने हाथ से ही पीटने लगते हैं, तो इन्हें भी चोट लग जाती है। राधिका समझ गई कि राखी क्या कहना चाह रही थी। फिर दोनों लकी के हाथों पर आइस पैड से सिकाई करने लगते हैं। अब तक काफी देर हो गई थी तो लकी कहता है, मैं राधिका को उसके घर तक छोड़ने जा रहा हूं, तुम यही रहना और कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना और किसी चीज की जरूरत हो तो मैनेजर रविंद्र से कह देना। इतना कहने के बाद लकी राधिका को साथ लेकर होटल से चला जाता है। उसे जाते देख राखी मन में सोचती है कि जरूर कुछ और भी बात है जो भैया और राधिका मुझसे छुपा रहे हैं। इसीलिए वो रविंद्र की तरफ मुड़ते हुए बोली, मैनेजर जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं, क्या आप उसका सच सच जवाब देंगे? रविंद्र स्माइल करते हुए बोला, आप पूछिए तो सही, मैं हो सकता है उसका सच सच जवाब दूंगा।
राखी कहती है, आप यहां कमरे के बाहर क्यों इंतजार कर रहे थे? आप अंदर भी तो जा सकते थे। और जब मैं यहां आई तो मैंने देखा कि आपका चेहरा लाल पड़ा हुआ था। क्या आप दौड़ते हुए आए थे? रविंद्र उसकी सवाल सुन थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो यह नहीं बता सकता था कि वो अंदर क्यों नहीं गया, और उसके गाल लाल दौड़ने के कारण नहीं बल्कि कुछ देखने के कारण हुए थे। वो कहता है, अरे मैं अंदर इसीलिए नहीं गया क्योंकि अंदर बॉस थे। मैं ऐसे ही बॉस के पास बिना डोरबेल बजाए थोड़ी ना जा सकता हूं। और आपने यह सही पकड़ा है कि मैं यहां काफी तेजी से आया था, जिसकी वजह से मेरा चेहरा शायद लाल हो गया था। राखी उसके बोलने के अंदाज से इतना तो समझ गई थी कि रविंद्र उससे झूठ बोल रहा है। वो कहती है, ठीक है, मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया है, तो मैं यहां से अब चलती हूं। इसी के साथ वो वहां से चली जाती है और रविंद्र एक राहत की सांस लेता है और फिर वो भी वहां से चला जाता है। इधर राधिका और लकी कार में राधिका के घर के लिए निकल रहे थे। लकी कहता है, तुम ठीक तो हो? लकी साफ साफ देख पा रहा था कि राधिका काफी ज्यादा घबराई हुई है। राधिका कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। लकी कहता है, क्या तुम उस डील को लेकर चिंता में हो? राधिका कहती है, हाँ, वह डील हमारे कंपनी के लिए काफी जरूरी थी, पर अच्छा ही हुआ कि वो नहीं हुई। वैसे भी मैं ऐसे नीच लोगों के साथ काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। लकी को अब लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसमें उसकी ही गलती है, क्योंकि उस दिन अगर उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो राधिका उसे भागते हुए देखने नहीं आती, जिससे उसकी वो मीटिंग खराब नहीं होती और फिर उसे यह मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसे ये सब सोचते हुए काफी बुरा भी राधिका के लिए लग रहा था, क्योंकि उसी के कारण से तो राधिका इतनी खतरे में पड़ गई थी, ऐसा लकी मान रहा था। लकी और राधिका कार से जा ही रहे थे। राधिका अपना फोन खोलती है। जैसे ही उसका फोन ओपन होता है, वैसे ही उसके पिता राजवीर का कॉल आ जाता है। राधिका तुरंत ही कॉल पिक कर लेती है। राजवीर की आवाज आती है, बेटा तुम आखिर हो कहां? तुम्हारा फोन अब तक स्विच ऑफ क्यों बता रहा था? पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था। राधिका कहती है, पिताजी मैं बस घर आ ही रही हूं, मैं आकर ही आपको सब कुछ बताऊंगी और मैं ठीक हूं, आप चिंता मत कीजिए। राजवीर कहते हैं, अरे कैसे चिंता न करूं? फिर वो एक सांस छोड़ते हुए बोले, ठीक है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, तब हम बात करेंगे। राधिका हां कहकर फोन रख देती है। दोनों जल्द ही राधिका के घर पहुंच जाते हैं। कुछ देर पहले रविशंकर पैलेस में राजवीर सोफे पर बैठा था। उसके चेहरे से साफ साफ लग रहा था कि वो काफी ज्यादा बेचैन है। तो उसके बगल में बैठे उसके पिता यानी रविशंकर कहते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, वो जहां भी होगी ठीक होगी, आखिर वो मेरी पोती है। राजवीर कहता है, अरे कैसे चिंता न करूं, वो पहली बार अकेले कहीं कहीं हुई है, ऊपर से इतनी देर हो गई है और अभी तक नहीं आई। ऑफिस में कॉल किया तो वहां भी नहीं थी, उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। उसने कुछ पहले बताया भी नहीं कि वो कहीं जाने वाली है, नहीं तो कम से कम अपने असिस्टेंट को तो बता देना चाहिए था उसे, लेकिन नहीं, वो तो पता नहीं कहां गई हुई है। रविशंकर कहते हैं, अरे धीरज रखो, एक बार फिर से फोन लगाकर तो देखो, हो सकता है इस बार लग जाए। राजवीर हां में सिर हिलाते हुए फिर से कॉल करने लगता है तो इस बार घंटी जा रही थी। राजवीर कहता है, घंटी जा रही है। तभी राधिका उसका कॉल पिक कर लेती है। बात होने के बाद, फोन रखने के बाद रविशंकर कहता है, देखो कहां था न, मैंने वो ठीक होगी, वो अब बड़ी हो गई है, वो अब अपना ख्याल रख सकती है, अब उसकी भी जिंदगी है, कुछ प्राइवेसी है, जो वो करना चाहती है उसे हमें जो करना चाहती है करने देना चाहिए, बार बार टोकना नहीं चाहिए। राजवीर कहता है, हां शायद आप ठीक कह रहे हैं, अब मुझे उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो उसे लगेगा कि मैं उसके ऊपर नजर रखे हुए हूं। पर मुझे वह 16 साल पहले की हुई घटना याद आती है तो फिर से मुझे उसकी चिंता होने लगती है। मैं नहीं चाहता कि फिर से ऐसा कुछ हो। रविशंकर कहते हैं, उसे बीते 16 साल हो गए हैं, अब तक तो राधिका भी उसे भूल चुकी होगी, तो तुम उसे लेकर क्यों चिंता में रहते हो? तुम्हें अब उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी ये बात अब पुरानी हो चुकी है, बीती बातों को भूल जाना ही ठीक रहेगा। राजवीर कहता है, हां जानता हूं, उस घटना को बीते 16 साल हो गए हैं, शायद राधिका भी उसके बारे में भूल गई होगी, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। मुझे तो वो मंजर आज भी याद है, अच्छे से याद है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा फिर से मेरी बेटी के साथ हो, वो चाहे कितनी भी बड़ी हो गई हो, लेकिन मुझे फिर भी उसकी चिंता तो लगी ही रहेगी। रविशंकर एक लंबी सांस लेते हुए बोला, बात तो तुम सही कह रहे हो, भला एक बाप कैसे वो घटना भूल सकता है? तभी दरवाजा खुलता है और लकी और राधिका अंदर आते हैं।
राजवीर अपनी बेटी को सही सलामत देखकर राहत की सांस लेता है। फिर वो कहते हैं, अच्छा तो तुम दोनों कहीं घूमने गए थे, तो बेटा तुम्हें अपना फोन बंद करने की क्या जरूरत थी, या तो पहले ही बता देती। हम सब तुम्हारी चिंता न करते हैं, पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। राधिका उन्हें उन दोनों के बारे में गलत मतलब निकालते देख कहती है, अरे पिताजी ये बात नहीं है। राजवीर कहता है, तो क्या बात हुई है कि जो तुम हमें बता भी नहीं सकती थी? राधिका कहती है, वो मुझे किसी ने ड्रग दे दिया था तो मैं होश में नहीं थी। ये सुनकर राजवीर और रविशंकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए और उनके मुंह से निकला, क्या? राजवीर तुरंत राधिका के पास आकर उसे चेक करने लगता है और कहता है, बेटा क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, या फिर तुम इसमें मुझसे मजाक कर रही हो? राधिका कहती है, पिताजी यह बात सच है और इस वक्त मैं एकदम ठीक हूं। राजवीर और रविशंकर कंफर्म करने के लिए लकी की तरफ देखने लगते हैं, तो लकी भी उनके देखने से समझ रहा था वो दोनों उसके क्या पूछना चाहते हैं, तो वो भी हां में सिर दिला देता है। राजवीर और रविशंकर लकी की हां सुनकर अब राधिका से कहते हैं कि वो सारा मामला शुरू से बताएं। राधिका अब उन दोनों को शुरू से बताने लगते हैं कि उसने वहां मीटिंग में बस पानी पिया, उसके बाद उसे चक्कर आने लगे तो वो वॉशरूम के लिए बाहर निकल जाती है। बाहर ही लाबी में वो लकी से टकरा गई और फिर लकी के उन दोनों की पिटाई के साथ उन दोनों पर केस भी कर दिया, फिर उसके इलाज भी करवाया। राधिका ने लकी और उसके बीच हुई चीजों के अलावा सब बता दिया। ये बात सुनकर तो राजवीर और रविशंकर की काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भला कोई उनके फैमिली मेंबर के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? उन्हें गुस्सा करता देख लकी कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, मैंने उन दोनों का काफी अच्छे से इंतजाम कर दिया है, वो दोनों अब बचने वाले नहीं हैं। राजवीर राधिका से कहता है, बेटा अब तुम जाओ और आराम करो, तुम्हारा चेहरा अभी मुरझाया हुआ है और अब से तुम्हें कंपनी के बाहर कोई भी मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। राधिका कुछ कहने ही वाली थी पर वो रुक जाती है और फिर वहां से चली जाती है। वो जानती थी कि उसके पिता अब भी कुछ ज्यादा ही उसे लेकर चिंतित हैं। राजवीर देवश को थैंक्स करता है उसकी बेटी को एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। वो कहते हैं, लकी बेटा तुम नहीं जानते कि तुमने हमारी कितनी बड़ी मदद की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लकी कहता है, अरे अंकल आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी राधिका मेरी एक फ्रेंड है तो मैं उसके लिए तो कुछ भी कर सकता हूं। लकी मन में सोचता है कि वो मेरी जान है, उसे जो छूने की भी कोशिश करेगा उसे तो मैं न छोड़ने वाला। राजवीर भी सोफे पर बैठ जाते हैं और एक गहरी सोच में डूब जाते हैं। उन्हें ऐसे गंभीर होते देख लकी कहता है, क्या हुआ अंकल, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? राजवीर एक बार लकी की तरफ देखते हैं, फिर वो कुछ सोचने लगते हैं। अंततः वो बोल पड़ते हैं, शायद तुम्हें पता हो या फिर शायद राधिका ने तुम्हें नहीं बताया होगा, हो सकता है वो अब तक उस बात को भूल गई हो। लकी बोल पड़ता है कि किस बात को राधिका भूल गई है, जरा आप खुलकर बताएंगे? राजीव कहते हैं, 16 साल पहले जब राधिका 9 साल की थी तब उसको मॉन्स्टर ग्रुप ने किडनैप कर लिया था। लकी कहता है, मॉन्स्टर ग्रुप यह तो बहुत पहले की ग्रुप है जो गलत काम करती थी, अब तो उसे मिटा दिया जा चुका है। राजवीर कहता है, हाँ वही ग्रुप, वह ग्रुप उस टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वे लोगों का मर्डर, किडनैपिंग, ड्रग का हेयर फेयर और भी बहुत से गलत काम करती थी। उन लोगों ने ही मेरी नन्ही सी परी को भी किडनैप कर लिया था और हमसे पैसों की डिमांड कर रहे थे। जब उन्होंने उसका किडनैप किया था, राधिका को हम सब हर जगह ढूंढते, पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन हमें राधिका का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। मैं और उसकी मां तो 2 दिनों से ना ही सोए थे। हमसे घबराहट के कारण न खाया जा रहा था, ना ही कुछ पिया जा रहा था। बस राधिका की चिंता लगी रहती थी कि वो कुछ खाया पी होगी या फिर नहीं, वो कैसे सो रही होगी। हमने तो उसे मखमल पर सुलाया लाया था। किडनैपिंग के 2 दिनों बाद उन सब ने फिरौती की मांग की। उन्होंने हमसे 5 करोड़ की मांग की। उस टाइम मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ करते थे, हमारी कंपनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी। मैंने कैसे भी इधर उधर से करके पैसा इकट्ठा किया और फिर उन्होंने हमें तीसरे दिन राधिका को लौट दिया था। मेरी बेटी की हालत एकदम खराब हो गई थी, उसे उन सब ने 3 दिनों तक भूखा रखा था। वो हमारे पास आते ही बेहोश हो गई थी। शायद उसकी हिम्मत हम सबको देखने के बाद खत्म हो गई थी। हमने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया तो उसे 1 दिन बाद होश आया। वो शारीरिक रूप से तो ठीक थी, पर मानसिक रूप से वह काफी डरी हुई थी। उन सबने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था।
न जाने मेरी बच्ची कैसे वहां पड़ी हुई थी। वो होश में आने के बाद न किसी से कुछ कहती न ही हंसती थी। वो एकदम जिंदा लाश बन गई थी। यहां तक कि वो अब खेलती तक नहीं थी। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। आज भी वो अंधेरे से डरती है। वो जब स्कूल जाती वहां भी किसी से बात नहीं करती। जब उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ तो वहां वो लाइब्रेरी में खाली समय में ही पड़ी रहती, किताबें पढ़ती रहती। उसने कोई दोस्त भी नहीं बने। हम भी मजबूर होकर उसे ऐसे ही देखते रहते। हम उसे कई बार कई मनोचिकित्सक को दिखाने भी ले गए, लेकिन किसी ने भी उसे ठीक नहीं कर पाए। हम उससे उसकी परेशानी पूछते तो वो हमें यह कहकर मना कर देती कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद उसने हमसे बिजनेस करने के लिए कहा। शायद वो अपने आप को एक मजबूत इंसान बनना चाहती थी। जब से वो हमारी कंपनी संभालने लगी, हमारी कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ने लगे। वो अब फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी थी। शायद उसे कंपनी संभालने में अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने अपना सीईओ का पोजीशन भी उसे ही दे दिया। वो अब हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। ये देखकर हम पेरेंट्स को एक सुकून मिल रहा था। अब वो धीरे धीरे हमसे बात भी करने लगी थी। फिर एक दिन तुम आए उसकी जिंदगी में। तब से वो और भी ज्यादा खुश रहने लगी। अब वो हमसे और भी बातें करने लगी। वो अब शर्माने भी लगी है, जो देखकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है था अपनी बेटी के लिए। लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मुझे फिर से वही डर लगने लगा। वो तो आज तुम उसके साथ थे, नहीं तो शायद पता नहीं क्या होता। यह सब कहते हुए राजवीर की आंखें भर गई थीं। लकी भी यह सुनकर तो शॉक हो गया था। वो नहीं जानता था कि राधिका के पीछे एक इतना बड़ा दुख भरा पास्ट है। तभी तो जब वो पहली बार राधिका को देखा था तब उसके चेहरे पर एकदम गंभीरता थी, लेकिन अब वो मुस्कुराती है जिसमें वो और भी खूबसूरत लगती है। लकी अपने आप से वादा करता है कि वो राधिका को कभी भी नहीं छोड़ेगा, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। लकी राजवीर से कहता है वो ऊपर जाकर राधिका से कुछ बात करना चाहता है। राजवीर उसे जाने को बोल देता है। वैसे भी वो कौन होता है रोकने वाला, दोनों के अपने कुछ प्राइवेट लाइफ है, उसे उसमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है, ऐसा राजवीर सोच रहे थे। लकी राधिका के रूम के बाहर पहुंच जाता है। वो दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि रुक जाता है। वो सोचता है कि क्या राधिका को इस टाइम परेशान करना ठीक रहेगा। फिर वो कुछ सोचकर दरवाजा नॉक करता है। राधिका डोर ओपन करती है तो सामने लकी को देखकर कहती है, अरे तुम अभी तक गए नहीं? लकी स्माइल करते हुए कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं। क्या तुम मुझे यहां से भेजना चाहती थी? मैं चला जाऊं यहां से? राधिका कहती है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने बस सोचा था कि अब तक तुम शायद चले गए होगे, इसलिए ही मैंने ये बोला और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। लकी कहता है, लेकिन मैं तो नहीं गया अभी तक। मैं यहां तुमसे कुछ बात करने आया हूं, क्या कर सकता हूं? राधिका उसे अंदर ले आती है और कहती है, कहो तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? लकी वहां लगे काउच पर बैठ जाता है। वो कहता है, मैं यहां तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट लाया हूं, उसी पर तुमसे बात करनी है। राधिका उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देखते हुए बोली, कैसा प्रोजेक्ट है जो तुम मेरे लिए लाए हो? लकी कहता है, डीके कमर्शियल पोर्ट के रिनोवेशन का। राधिका कहती है, वह प्रोजेक्ट तो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है ना? मैं भी उसके बारे में सुना था, पर वह तो सिया ग्रुप को दे दिया गया है ना? यह कहते हुए उसका चेहरा थोड़ा गिर जाता है। वो पहले तो लकी के प्रोजेक्ट देने की बात सुनकर खुश हो गई थी, पर अब उसे याद आता है कि लकी जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा है वो तो पहले ही किसी और को दे दिया जा चुका है। लकी कहता है, अरे तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया है? वो पोर्ट मेरा है तो मैं तो चाहे जो कुछ भी कर सकता हूं। यह सुनते ही राधिका थोड़ा गुस्से में भौहें सिकोड़ते हुए बोली, अब तुम मुझसे मजाक करना बंद करो। मेरा अब मजाक करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अपनी बात राधिका को हल्के में लेते देख लकी कहता है, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में डीके कमर्शियल इंटरनल पोर्ट का ओनर मैं ही हूं। लकी की सीरियस टोन में बात करते देख राधिका समझ गई थी कि लकी सच कह रहा है। अब वो इस बात से हैरान हो गई। उसके मुंह से निकला, क्या वो पोर्ट तुम्हारा है? लकी कहता है, हां बिल्कुल, कुछ महीने पहले ही तो वह लिया था मैंने। अभी कुछ दिन पहले ही उसके रिनोवेशन का प्रोजेक्ट मैंने सिया ग्रुप को दिया था। मुझे सिया ग्रुप का डिजाइन और इनोवेशन काफी पसंद आए थे, इसलिए वो प्रोजेक्ट मैंने उसे दिया था। मुझे पता है कि वो सब इतने बड़े प्रोजेक्ट को अकेले तो कर नहीं पाएंगे, वो भी किसी न किसी पार्टनर की तलाश तो कर ही रहे होंगे, तो क्यों ना मैं तुम्हारी कंपनी को ही उनका पार्टनर बनने का रिकमेंड कर दूं। ऐसा करने से उसका भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम जल्दी हो जाएगा।
ये सुनते ही राधिका के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि राधिका को कुछ करना पसंद था, तो वो था बिजनेस। उसे बिजनेस करना बहुत पसंद है। जब वो कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करती या फिर उसकी हाथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगता तो न जाने उसमें एक अलग सी खुशी की लहर उमड़ पड़ती। उसका बिजनेस के प्रति इतना झुकाव ही तो था जिसके वजह से आज RDJ ग्रुप ऑफ कंपनी लगातार कई सालों से प्रॉफिट दर्ज कर रही थी। तभी तो इतनी छोटी उम्र होते हुए भी उसे RDJ ग्रुप ऑफ कंपनी की CEO बना दिया गया। उसके बिजनेस में कामयाबी को देखकर ही कोई भी शेयर होल्डर उसके CEO बनने का ऑब्जेक्शन नहीं किया। लकी राधिका के चेहरे पर उसकी खुशी साफ साफ देख पा रहा था। अब तक जो उसकी आंखों में एक मायूसी नजर आ रही थी, अब उसकी जगह एक नए उत्साह और प्रसन्नता ने ले ली थी। लकी स्माइल करता है और अपना फोन निकाल सिया को कॉल कर देता है। सिया आर्किटेक्चर डिजाइनर और सिया ग्रुप ऑफ कंपनी की CEO भी है। लकी ने इसे ही DK कमर्शियल पोर्ट के रिनोवेशन का टेंडर दिया है। सिया कॉल पिक करके कहती है, हेलो मिस्टर मौर्य, आपने इस वक्त कॉल किया। आपको कोई काम मुझसे था या फिर आप कुछ बदलाव करवाना चाहते हैं? सिया ने पहले ही लकी से कहा था कि अगर वो किसी भी तरह का बदलाव या सजेशन देना चाहे तो बेझिझक कॉल कर सकता है। लकी कहता है, नहीं, कोई बदलाव नहीं करना है मुझे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और मुझे जल्दी काम पूरा चाहिए। तो आपकी कंपनी तो इसे अकेले कर नहीं पाएगी? सिया कहती है, हाँ, मैं आपकी बात समझती हूं मिस्टर मौर्य। इसके लिए हम कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं ताकि हम यह काम जल्द से जल्द कर सके। लकी कहता है, मैं एक कंपनी को आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहता हूं। सिया कहती है, मिस्टर मौर्य, आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, हमारी कंपनी जरूर उस पर विचार करेगी। लकी कहता है, मैं आपको RDJ ग्रुप ऑफ कंपनी को आपका पार्टनर बनने को कहूंगा। उस कंपनी को मैं काफी अच्छे से जानता हूं, उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। सिया कहती है, मिस्टर मौर्य, मैं जरूर इसके बारे में सोचूंगी और कल ही हो सके तो उनसे कांटेक्ट भी कर लूंगी पार्टनर बनाने के लिए। लकी कहता है, हाँ, मुझे आशा है आप अच्छा ही सोचेंगी जिससे कि मेरा काम जल्द से जल्द हो सके। इतना कहने के बाद लकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर सिया ये सोच रही थी कि उसे लकी का रिकमेंडेशन तुरंत मान लेना चाहिए, क्योंकि वो इतना तो जानती है कि लकी ऐसे वैसे किसी भी कंपनी को जल्दी भाव नहीं देता, चाहे वह बड़ी हो या छोटी हो। वह सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस और आइडिया पर ही उन्हें जज करता है। अब उसकी कंपनी को ही ले लो, वहां बीडिंग में उससे भी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां आई थीं ये प्रोजेक्ट लेने के लिए, लेकिन लकी ने उन सबको मना कर ये प्रोजेक्ट उसे ही दिया क्योंकि उसे उसका आइडिया काफी इनोवेटिव लगा। और अगर वो पर्सनली RDJ ग्रुप ऑफ कंपनी को रिकमेंड कर रहे हैं तो जरूर उस कंपनी में खास बात होगी, तभी तो उसे उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप का वो कह रहे हैं। वैसे मैं ये जानती हूं कि वो कंपनी काफी बड़ी है, ऐसा सिया सोच रही थी। उसका यह सोच भी गलत नहीं थी। उस कंपनी में खास बात यह थी कि उस कंपनी की CEO से लकी प्यार करता है और उसको अच्छे से भी जानता है कि वो कितनी मेहनती है। लकी फोन रखने के बाद राधिका से कहता है, मैंने उससे बात कर ली है और मुझे यकीन है कि कल वो तुमसे जरूर बात करेगी, और अगर तुम दोनों में प्रोजेक्ट को लेकर कोई दिक्कत आए तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। राधिका उसके पास आकर कहती है, तुमने मेरे लिए इतना कर दिया, वही मेरे लिए काफी है। अब आगे का मैं खुद ही देख लूंगी। लकी कहता है, ठीक है, फिर अब मैं चलता हूं, तुम अब आराम करो। वो उठकर जा ही रहा था कि राधिका उसके पास आकर उसके गालों पर एक छोटी सी किस दे देती है। फिर वो कहती है, यह तुम्हारा मेरी मदद करने के लिए थैंक यू किस है। लकी का गाल लाल हो गया था। वो स्माइल करते हुए बोला, यह तो काफी छोटी थी, लगता है मुझे इससे भी बड़ी पाने के लिए कोई बड़ी मदद करनी होगी, तब हो सकता है मुझे वो सब भी करने को मिल जाएगा। उसकी बातें सुनकर राधिका का चेहरा टमाटर की जैसा लाल हो जाता है। वो अब काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। लकी वहां से बाहर जाते हुए बोला, वो तो मैं तुमसे मजाक कर रहा था, अब तुम सो जाओ, कल बड़े काम भी तो तुम्हें करना है। इतना कहने के साथ वो नीचे आकर राजवीर से मिलता है। राजवीर उससे पूछता है कि उसकी बेटी कहीं दुखी तो नहीं है या फिर डरी तो नहीं है। लकी कहता है, अरे अंकल, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि अभी अभी तो उसने मुझे। इतना कहकर लकी रुक जाता है। वो मन में सोचता है, अरे लकी, ये तू क्या बोले जा रहा है? उसके ही बाप के सामने उसकी किस करने की बात बोलने जा रहा था, कहीं तो पागल तो नहीं हो गया है? राजवीर उसे चुप होते देख कहते हैं, उसने तुम्हें अभी अभी क्या? लकी हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं अंकल, आपको कल सब पता चल जाएगा।
हाँ, वो अब काफी खुश है। अच्छा तो मैं चलता हूं। इतना कह वो वहां से जल्दी से जाने लगता है। राजवीर कहते हैं, अरे लकी, कुछ देर रुक कर डिनर करके जाओ। लकी कहता है, नहीं अंकल, मुझे थोड़ा जल्दी है, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मैं बस वही पूरा करने जा रहा हूं। इतना कहकर वो तुरंत रविशंकर पैलेस से निकल जाता है। राजवीर उसे ऐसे जाते देख धीरे से बड़बड़ते हैं, ये आजकल के बच्चे अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझते हैं। अरे जो तुम अब कर रहे हो ना, वो हम सालों पहले ही कर चुके हैं, बस हम इन लोगों से ज्यादा ही छिपा लेते थे। ये लोग तो कुछ जल्दी ही छिपा भी नहीं पाते। इतना कहने के साथ वो सोफे पर बैठ जाते हैं। चलो अच्छा है, अब हमारी राधिका ठीक तो है, अब वो अकेलापन तो फील नहीं करती। उसका अब एक बॉयफ्रेंड है जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, रविशंकर ने कहा। राजवीर कहते हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, वो लड़का काफी अच्छा है, बस उसका बैकग्राउंड मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर जो भी हो, उसे देखकर मुझे अपने एक खास फ्रेंड की याद आ जाती है। उसका चेहरा इसके चेहरे से काफी मिलता है और काफी हद तक इसके बोलने के तरीके और पर्सनालिटी भी। रविशंकर कहते हैं, कहीं तुम उसकी तो बात नहीं कर रहे हो? मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। राजवीर कहता है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं वह बस एक अनुमान है। इसके होने न होने के चांस 99% है और इन दोनों के बीच रिलेशन की सिर्फ 1% ही चांस हो सकता है या फिर उससे भी कम है। राजवीर एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, आशा करता हूं मेरे फ्रेंड जहां भी तुम हो अच्छे से हो और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। पता नहीं अब तुमसे कभी मेरी और एसआर की मुलाकात भी हो पाएगी कि नहीं। इतना कहने के बाद वो वहां से उठकर अपने कमरे में जाते हैं और अपना लॉकर ओपन करके उसमें से एक फोटो निकालते हैं जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की थी। उसमें एक राजवीर भी था। ये फोटो शायद उसके ग्रेजुएशन के कंप्लीट करने के बाद की उन चारों की थी। उन चारों के चेहरे पर एक स्माइल थी। राजवीर कुछ देर ऐसे ही उस तस्वीर को देखता है। वो कुछ पुरानी यादों में गुम हो जाता है। जब वो होश में आता है फिर उसको वैसे ही संभाल कर अपने लॉकर में रख देता है। लकी जल्द ही अपने होटल आ जाता है। वहां डेविड भी आ जाता है। दरअसल लकी ने ही उसे उन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहे थे, तो डेविड उन सभी सबूत को इकट्ठा कर खुद ही लेकर आ गया था। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि आखिर पूरा मैटर क्या है। बस लकी ने उसे हल्का फुल्का ही बताया था। दोनों कार से उतरते ही एक दूसरे से मिलते हैं। डेविड कहता है, क्या कोइंसिडेंट है, मैं बस तुमसे ही मिलने आया था और तुम मुझे यहीं मिल गए। लकी उससे कहता है, चलो अब कमरे में चलकर बात करते हैं, यहां बाहर बातें करना ठीक नहीं रहेगा। डेविड भी लकी के पीछे पीछे चलने लगता है। लकी एक रूम खोलकर अंदर आ जाता है। तभी राखी उसे देखते ही बोल पड़ती है, भैया आप आ गए। ये वही रूम था जिसमें कि राखी रुकी हुई है। दोनों अंदर आते हैं। डेविड राखी को देखते ही बोला, लकी भाई क्या ये तुम्हारी कोई छोटी बहन है? ये तो बड़ी क्यूट है। वो राखी के पास जाकर कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या मैं जान सकता हूं? उसे देखते ही राखी अजीब सा चेहरा बना लेती है और वो कहती है, भैया ये कौन है? ये तो शक्ल से ही गुंडा बदमाश लग रहा है, आप ऐसे लोगों को यहां मत लाया करो। डेविड को नहीं लगा था कि कोई उसकी मुंह पर ही ऐसी बेइज्जती करेगा। उसका बेचारे का तो मुंह ही ये सुनकर लटक जाता है। वो अब लकी की तरफ देखने लगता है और फिर आंखों ही आंखों से कहता है, ये कौन है भला? लकी भी आंखों ही आंखों में जवाब देता है, वही आफत की पुड़िया और कौन। तब डेविड अपना सिर हिला देता है कि हां समझ गया। लकी जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा जब डेविड राखी से मिलेगा, पर यह नहीं सोचा था कि राखी उसके मुंह पर ही ये बोल देगी। इसलिए उसे डेविड के लिए बुरा लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था, उसकी बहन थी ही ऐसी। लकी राखी से कहता है, तुम ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं कह सकती राखी, वो मेरा खास दोस्त है। लकी मन में सोच रहा था कि क्या नजर है पाई है मेरी बहन ने, एक ही नजर में पहचान लिया। राखी डेविड से कहती है, मुझे माफ करना, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। डेविड कहता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। फिर वो एकदम डरावना चेहरा बनाकर कहता है, वैसे तुमने मुझे सही पहचाना, मैं एक बदमाश हूं, वो भी बहुत बड़ा बदमाश। राखी कहती है, अच्छा शक्ल से ही लगते हो। डेविड का अब मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर अपना सिर फोड़ ले। जो वो इस लड़की को डराने चला था, उसने सोचा कि राखी इतनी मासूम लगती है तो उसके ऐसा करने से शायद वो थोड़ा डर जाएगी, पर ये डरने के बजाय और भी फेंक फेंक कर उसकी बेइज्जती कर रही है। लकी कहता है, राखी अब बस भी करो, वैसे ये मेरा खास दोस्त डेविड बजाज है। और फिर डेविड की तरफ मुड़ते हुए बोला,
ये मेरी छोटी बहन राखी है। चलो अब हम काम की बात करते हैं। तुमने उन दोनों के खिलाफ तो सबूत पा ही लिया होगा। डेविड अपना साथ लाया लिफाफा उसे देते हुए बोला, ये रहे सभी सबूत और मैंने उसकी कंपनी के सीईओ से भी बात की तो उसने उन दोनों को कंपनी से निकाल दिया है और अपनी गलती की माफी के लिए उसने आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को भी कहा है। लकी कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है। मैंने तो सोचा था कि उसकी कंपनी उन दोनों को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसने इन दोनों से अपना पल्ला झाड़ लिया। चलो अब तो और भी आसान हो गया उन दोनों को सजा दिलवाना। दोनों कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं और फिर कुछ देर बाद डेविड वहां से चला जाता है। लकी तो समझ गया था कि उस कंपनी ने उन दोनों को से क्यों पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि उसमें डेविड जो शामिल हो गया था। डेविड उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ता और उसकी कंपनी एसआर कैपिटल पूरे फाइनेंस मार्केट पर राज करती है। उसका बैंकिंग सेक्टर में भी काफी दबदबा है, जिसके कारण उसकी कंपनी को अपने प्रोजेक्ट करने के लिए लोन भी नहीं मिलता। तो भला वो कैसे डेविड के सामने खड़ा रह सकता था? इसलिए ही उस कंपनी ने उन दोनों से ही पीछा छुड़ाना ठीक समझा होगा और उसने ऐसा किया भी। इसी के साथ लकी डेविड द्वारा लाई गई लिफाफे से सारी जानकारी पढ़ने लगता है और फिर उसे वो रविंद्र को देते हुए कहता है, ये सब रविशंकर पैलेस भिजवा देना कल सुबह ही, क्योंकि मैं कल सुबह ही यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा तो यह काम मैं नहीं कर पाऊंगा। रविंद्र कहता है, ठीक है, मैं सुबह ही इसे भिजवा दूंगा। अगली सुबह लकी तैयार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। वो स्टाफ रूम में जाता है तो उसका डेस्क वहां नहीं था। वो कहता है, अरे मेरा डेस्क कहां गया? वह तो काफी बड़ा था, कहां गायब हो सकता है? तभी उसका कलीग आकर कहता है, अरे मिस्टर लकी, आप भूल गए क्या? आप अब डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो आपकी डेस्क डायरेक्टर शिवानी के ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया है। लकी अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है, अरे मैं उस गुस्सैल शेरनी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। क्या तुम मेरी डेस्क वहां से लाने में मदद कर सकते हो? तभी वहां का दरवाजा शिवानी खोलते हुए कहती है, कौन है जो मुझे गुस्सैल शेरनी बोल रहा है? लकी नहीं जानता था कि शिवानी इसी टाइम पर आ जाएगी और उसकी बात भी सुन लेगी। लकी हकलाते हुए कहता है, कौन कौन कह रहा था? कोई तो नहीं। डायरेक्ट शिवानी, आपने जरूर कुछ गलत सुन लिया होगा। तभी शिवानी का फोन रिंग करने लगता है। शिवानी कॉल पिक करती है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, डायरेक्ट एक बुरी खबर है, अनिका हॉस्टल के छत से कूदने वाली है, जल्दी से आई और इसे रोकने की कोशिश कीजिए, शायद आप ही उसे रोक पाए। शिवानी के मुंह से निकलता है, क्या कूदने वाली है? उसे शौक जो लगा था। वो चिल्लाते हुए कहती है, कहां हो? मैं आ रही हूं। इतना कहकर वो वहां से जल्दी से जाने लगती है। एक कलीग पूछता है, क्या हुआ डायरेक्टर, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? शिवानी कहती है, अभी अभी सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि अनिका हॉस्टल के छत से कूदने वाली है, पता नहीं किस कारण से। शिवानी जाते हुए कहती है, मिस्टर लकी, क्या आप भी चल सकते हैं? लकी कहता है, हाँ हाँ, मैं ड्राइविंग तेज कर सकता हूं। इतना कहकर वो सब यूनिवर्सिटी से हॉस्टल तक जाने लगते हैं। यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के बीच 500 मीटर की दूरी थी, इसलिए ही लकी कार से उन लोगों को लेकर जा रहा था ताकि वो सब वहां जल्द से जल्द पहुंच सके। लकी कार चलाते हुए ही पूछता है, आखिर वो कौन सी लड़की है जो छत से कूदने वाली है और चल क्या रहा है? शिवानी कहती है, उस लड़की का नाम अनिका है। वो एक होनहार लड़की है हमारी यूनिवर्सिटी की। वो ग्रेजुएशन के बाद बाहर इंटर्नशिप कर रही थी। हमने उसे हॉस्टल में ही रहने दिया था और अभी तक मुझे भी नहीं पता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। उनके पीछे बैठा कलीग कहता है, मैंने तो सुना था कि उसके जॉब के कारण ही हो रहा है। वो कहां काम करती है? शिवानी कहती है, एसआर कैपिटल में। मिस्टर लकी, आप जरूर उस कंपनी के बारे में सुना होगा। वह फाइनेंस के मामले में काफी बड़ी कंपनी है, वो वही इंटर्नशिप करती है। लकी कहता है, एसआर कैपिटल? वो मन में सोचता है, डेविड की कंपनी। वो सभी वहां पहुंच जाते हैं, तीनों उतरकर वहां पहुंचते हैं। वो सब देखते हैं कि छत पर एकदम किनारे पर अनिका खड़ी थी। वहां काफी लोग जमा हो चुके थे जो उस लड़की को छत से कूदने से मना कर रहे थे। नीचे कुछ लोग फोम कवर भी लगा रखा था ताकि अगर वो जंप भी करती है तो उसे कम चोट लगे, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल था जब वो उसी जगह गिरे जहां उन्होंने उसे लगाया है, नहीं तो मामला कुछ और ही होगा। शिवानी हॉस्टल के अंदर जाने लगती है तो वहां का एक सिक्योरिटी वाला उसे रोकने लगता है। तो शिवानी कहती है, मैं उसकी टीचर हूं जो ऊपर छत पर है, मैं उसे रोकने जा रही हूं। वो सिक्योरिटी वाला कहता है, ठीक है, आप जा सकती हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड इसलिए रोक रहा था ताकि कोई फालतू के लोग
वहां ऊपर चाट पर पहुंचकर परेशानी न खड़ी करे। तीनों जल्द ही रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि अनिका एकदम छत के किनारे पर खड़ी हुई है। अगर उसने एक कदम भी आगे लिया तो तुरंत नीचे। वहां अनिका की रूममेट भी खड़ी थी, जो अनिका को काफी टाइम से समझा रही थी कि वो ऐसा न करे, लेकिन अनिका उसे अनदेखा कर खड़ी थी। वो शिवानी को देखते ही कहती है, डायरेक्ट शिवानी, प्लीज आप ही इसे समझाइए कि ऐसा न करे। शिवानी कहती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है तुम्हारे जॉब में? इसके लिए तुम्हें अपने लाइफ को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा पास जाकर कहती है, अनिका शांत हो जाओ, मुझसे बातें करो। तुम्हारी टीचर तुम्हारे साथ खड़ी है, वो तुम्हारी हर चीज में मदद जरूर करेगी। अनिका अपने पीछे मुड़ती है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहती है, टीचर शिवानी, मुझे मॉलेस्ट किया गया है और इस पर मेरा बॉयफ्रेंड भी भरोसा नहीं कर रहा है। अब मैं और भी नहीं रह सकती। यह सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं कि अनिका को किसी ने मॉलेस्ट किया है। शिवानी अनिका की टीचर थी। वो भला अपने स्टूडेंट को कैसे ऐसे अपनी जान देते देख सकती थी? उसे अब अनिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कि जिससे ही अनिका यह गलत कदम उठाने से रुक जाए। पर उसका दिमाग घबराहट के कारण काम ही नहीं कर रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यही हालत सभी की थी। वहां पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब अनिका को क्या बोलकर रोका जाए। लकी थोड़ा आगे आते हुए कहता है, तुम अपना समय लेकर हमें बता सकती हो कि तुम्हें आखिर किसने मोलेस्ट किया है? अनिका रोते हुए बोली, मेरी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर सेतन ने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझ पर ऐसा करेंगे। उन्होंने मुझे गलत गलत जगह पर छुआ। अब तो मुझे अपने आप पर घिन आ रही है। शिवानी कहती है, तुम रोवो नहीं अनिका, तुम शांत हो जाओ। तुम अभी यंग हो, तुम्हारी उम्र ही कितनी हुई है, तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। एक बार के लिए अपने फैमिली के बारे में तो सोचो, उन्हें कैसा लगेगा। अगर तुम एक गलत कदम उठा लेती हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह कहते हुए शिवानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने इसके बारे में पहले ही पढ़ा था कि जब कोई ऐसी सिचुएशन में हो तो उससे बातें करते रहना चाहिए, ताकि उसके टाइम को और भी टाला जा सके और दिमाग को बातों में उलझाए रखा जा सके, और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। शिवानी भी वही कर रही थी। तभी अनिका कहती है, रुक जाइए, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी अगर आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की। शिवानी का प्लान फेल हो रहा था। तभी अचानक से अनिका का पैर फिसलता है। अनिका गिरने ही वाली थी कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था। ये लकी था जिसने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो कहता है, अरे बच्ची, इतनी भी क्या जल्दी है? इसी के साथ वो अनिका को ऊपर खींच लेता है। दरअसल कुछ टाइम पहले जब लकी ने अनिका से कहा था कि तुम अपना टाइम लेकर हमें बता सकती हो, उसके बाद उसने शिवानी को इशारा किया था कि शिवानी अनिका को बातों में उलझाए रखें, और फिर लकी बगल से धीरे धीरे उसके पास पहुंच गया। और जैसे ही अनिका नीचे गिरने लगी, लकी ने तुरंत फुर्ती दिखाकर उसे पकड़ लिया। अनिका उससे अपने हाथ को छुड़ाने लगती है। सभी जानते थे कि अगर अनिका को मेंटली शांत नहीं किया गया तो वो यह कदम फिर से उठा सकती है, और लोग उस पर कितना ही नजर रखेंगे, कितना ही रोक पाएंगे, कितनी बार बचा सकेंगे। शिवानी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अनिका, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। अनिका रोते हुए कहती है, यह पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब मेरी मदद कर पाएंगे। वो मैनेजर एसआर कैपिटल से है, आप सब उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लकी कहता है, मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं उसे जेल में भिजवाकर ही रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम फिर से ऐसी हरकत करोगी तो मेरे इन शब्दों का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। अनिका लकी को देखने लगती है। वो कहती है, आप सच कह रहे हैं या फिर मुझे दिलासा दे रहे हैं? तभी वहां एक पुलिस वाला आता है जो ये मैटर सुनते ही आया था। वो लकी को देखते ही बोला, अरे मिस्टर मौर्य, आप? लकी कहता है, अरे इंस्पेक्टर आप, चलिए, मैंने यहां पहले ही सारा मामला सेट कर दिया है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल लकी अभी कल ही इस इंस्पेक्टर से मिला था जब उसने राधिका को ड्रग्स देने वालों के खिलाफ केस फाइल की थी। लकी कहता है, मेरे यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट के साथ छेड़खानी हुई है, प्लीज आप उसका स्टेटमेंट ले लीजिए और काम पर लग जाइए। वो इंस्पेक्टर भी लकी को इतना तो जान ही गया था कि इस बंदे की पहुंच बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो हां में सिर हिलाता है। लकी कहता है, आज इस एक परेशानी के लिए आपसे माफी चाहूंगा। वो इंस्पेक्टर कहता है, अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है।
अनिका की रूममेट अनिका को संभालते हुए कहती है, डायरेक्टर शिवानी, अनिका को मॉलेस्ट किया गया है, पर वो एसआर कैपिटल बहुत पावरफुल है, क्या यहां पुलिस भी कुछ कर पाएगी? यह सुनकर शिवानी के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो कुछ कह ही नहीं पाती, बस अनिका का रोता चेहरा ही दिखती रह जाती है। वो कर भी क्या सकती थी? बस वर्बली अनिका का सपोर्ट और दिलासा देना, इससे ज्यादा उसके हाथों में क्या ही था। तभी उसे लकी के वहां से जाने की पैरों की आवाज सुनाई देने लगती है। वो पीछे मुड़कर उससे कहती है, मिस्टर लकी, आप अब क्या कर रहे हैं? कहां जा रहे हैं आप? लकी जाते हुए बोला, मैं बस एसआर कैपिटल विजिट करने जा रहा हूं, और ज्यादा नहीं। शिवानी चिल्लाते हुए कहती है, भावनाओं में मत बहिए मिस्टर लकी, आप वहां एसआर कैपिटल में क्या करने जा रहे हैं? आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही तो नहीं समझ रहे हैं ना? लकी एकदम सीरियस टोन में कहता है, ये डीएस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, यहां का एक टीचर होने के नाते तो मैं बस उसकी ही मदद करने जा रहा हूं, मैं वहां बस कुछ प्रूफ लेने जा रहा हूं। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। उसका कलीग घबराते हुए कहता है, वो एसआर कैपिटल अकेले ही जा रहा है। शिवानी कुछ सोचने लगती है, फिर वो भी नीचे की ओर भागते हुए बोली, नहीं, मैं मिस्टर लकी को वहां जाने से रोकने जा रही हूं, तुम यहां सब देख लेना। इतना कहकर शिवानी नीचे जाने लगती है। नीचे लकी कार स्टार्ट करके जाने ही वाला था कि तभी शिवानी कार का दरवाजा खोल देती है। लकी उसे देखकर कहता है, आप यहां क्यों आई हैं? शिवानी उससे कहती है, मिस्टर लकी, आपको शांत हो जाना चाहिए, इस पर हमें शांति से सोचना चाहिए, जल्दबाजी में कुछ गलत भी हो सकता है। मैं खुद भी अनिका की मदद करना चाहती हूं, पर एसआर कैपिटल की पहुंच के बारे में क्या? तुम्हें इतना इंपल्सिव होने की कोई जरूरत नहीं है। लकी को अब चिढ़ होने लगी थी। वो कहता है, अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप यहां से चली जाइए। शिवानी भी गुस्से से वही कार की सीट पर बैठते हुए सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, अब मैं यहां से नहीं जाने वाली, मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रही हूं, जहां भी तुम जाने वाले हो। लकी एक बार उसे देखता है, फिर कार स्टार्ट कर एसआर कैपिटल के लिए जाने लगता है। कुछ ही देर में वे दोनों एसआर कैपिटल के मेन ऑफिस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। लकी अंदर जाकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से पूछता है कि मैं यहां फाइनेंस मैनेजर सेतन से मिलने आया हूं। वह लड़की कहती है, हेलो सर, पर क्या आपका उनके साथ कोई अपॉइंटमेंट है? लकी कहता है, नहीं। वो लड़की कहती है, मैं माफी चाहती हूं सर, तब आप बिना अपॉइंटमेंट के मैनेजर सेतन से नहीं मिल सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद लकी अपना फोन निकाल डेविड को कॉल कर देता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, हाँ लकी भाई, क्या हुआ, कैसे याद किया मुझे? लकी कहता है, तुम्हारे फाइनेंस मैनेजर सेतन का ऑफिस कहां है? मैं उससे ही यहां मिलने आया हूं। डेविड कहता है, कौन सेतन? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लकी कहता है, तुम्हारी कंपनी एसआर कैपिटल के फाइनेंस मैनेजर सेतन। और कौन? डेविड कहता है, उसका तो मुझे नहीं पता, रुको, मैं किसी से पूछकर बताता हूं। कुछ देर बाद डेविड कहता है, तीसरे फ्लोर रूम नंबर 302 है उसका ऑफिस। वैसे तुम्हें क्या काम है उससे? तुम्हें अगर मेरी कोई जरूरत हो तो तुम तुरंत बताना, कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे टोन से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। लकी गंभीर आवाज में कहता है, अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं उसे ससुराल भेजने के लिए यहां आया हूं। यह सुनकर डेविड कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद कहता है, मैं समझ गया। फोन रखने के बाद लकी और शिवानी लिफ्ट से तीसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लकी रूम नंबर 302 के पास पहुंचकर अंदर जाने लगता है। वो उसे वहां खड़ी एक एम्प्लॉय मना करने लगती है कि तुम ऐसे ही यहां नहीं आ सकते, लेकिन लकी उस एम्प्लॉय की जरा भी नहीं सुनता। वो बस अंदर जाने लगता है। फाइनेंस मैनेजर के ऑफिस में सेतन किसी क्लाइंट से बात कर रहा था, जो कि किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर चल रही थी। वो क्लाइंट कहता है, मिस्टर सेतन, आप मेरा यह काम करवा दीजिए तो आपका कमीशन पहले से ही तैयार है। उसकी बात सुनकर सेतन कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस मुझे उतना ही चाहिए जितना कि मैंने कहा है। इतने में ही लकी सेतन के ऑफिस की दरवाजे को लात मारते हुए खोलता है। लकी कहता है, वाओ, ये तो काफी अच्छा है, काफी मजेदार भी है, क्यों ना मैं तुम्हें उससे ज्यादा ही दे दूं जितना कि तुम चाहते हो। लकी को ऐसे अंदर आते देख सेतन चिल्लाते हुए कहता है, तुम हो कौन आखिर, जो ऐसे ही मेरे ऑफिस में आ गए? तुम जैसे की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? लकी भी उसके पास आते हुए उसी टोन में जवाब देता है, मैं तो यहां अपनी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की मदद करने आया हूं, जिसे तुमने मॉलेस्ट किया था। तुम बताओ, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो क्या? सेतन कहता है,
क्या तुम उस लड़की के टीचर हो जो मुझसे इंट्रोगेशन करने चले आए? लकी जोर की आवाज में कहता है, अबे बकवास करना बंद कर, जो पूछा है उसका जवाब दे, वरना उसके बाद तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। सेतन लकी पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुम्हें देख लूंगा। वैसे उस लड़की ने ही मुझे पहले सिड्यूस किया था। जब मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। अब तुम इसके बारे में क्या कहोगे मिस्टर? शिवानी आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम कितने बेशर्म हो। अगर वो तुम्हें सिड्यूस कर रही थी तो खुद की जान लेने की कोशिश क्यों कर रही थी? तुम हमें बेवकूफ समझते हो क्या, जो हम इतनी सी भी बात नहीं समझेंगे? इतना कहकर वो सेतन को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन सेतन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे दूर धकेल देता है, क्योंकि वो शिवानी से तो स्ट्रेंथ के मामले में काफी ज्यादा था। और वो कहता है, तुम इस लायक नहीं हो कि मुझसे बात कर सको, और मैंने इसे अपने लीगल टीम पर हैंडल करने के लिए दे दिया है। अब तुम दोनों यहां से जितनी जल्दी हो सके जा सकते हो, और हमारे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ। उसकी ये हरकत देखकर लकी अपना आस्तीन मोड़ने लगता है। सेतन उसे देख कहता है, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? सोचना भी मत, नहीं तो इसका अंजाम तुम खुद ही भरोगे। लकी उसकी बात सुनकर रुक जाता है तो सेतन में मानो और हिम्मत आ जाती है। वो सोचता है कि लकी अब उससे डर गया है। वो कहता है, बढ़ो ना, मारो ना मुझे, तुम रुक क्यों गए? लकी एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, ओह अच्छा, तो ये बात है। इतना कहने के साथ लकी एक जोर की लात सेतन के पेट में मार देता है, जिसे सेतन थोड़ी दूरी पर जाकर गिरता है। वो अपना पेट पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की? फिर वो उस क्लाइंट की तरफ मुड़ते हुए कहता है, तुम जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। वह क्लाइंट जाकर सिक्योरिटी गार्ड को आवाज करने लगता है। सेतन का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था। वो उठते हुए अपना पंच बनाते हुए कहता है, तुम बस मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो पंच बनाकर लकी को मारने के लिए तेजी से बढ़ने लगता है, पर उसका पंच लकी को टच भी करता कि उससे पहले ही लकी का पंच सेतन के गालों पर लैंड करता है, जिससे कि उसके जबड़े भी हिल जाते हैं और वो फिर से जमीन पर गिर पड़ता है, पर इस बार गालों पर हाथ रखे हुए। ये सब देखकर शिवानी काफी इंप्रेस हो रही थी। वो अपने मन में सोचती है कि मान गए लकी, काफी पतला दिखता है लेकिन उसमें बहुत ही स्ट्रेंथ है, तभी तो यहां का वो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है। लकी नीचे झुककर सेतन को फिर से मारने ही वाला था कि तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक आदमी आता है। वो कहता है, रुक जाओ, मैं यहां का हेड मैनेजर हूं। मैं तुम पर यहां तोड़फोड़ मचाने और हमारे एक मैनेजर को पीटने के लिए और यहां वायलेंस करने के लिए तुम्हारे ऊपर लीगल केस कर दूंगा। लकी उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, अबे चुप, अगर एक बार फिर से बीच में बोला तो इस बार तू भी पिटेगा। लेकिन लकी की बात का हेड मैनेजर पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो फिर से कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि यह एसआर कैपिटल डेविड बजाज की है। तुम उनसे तो पंगा नहीं लेना चाहते। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप जैसा मैं जो कह रहा हूं वही करो। वो इतना ही कह पाया था कि तभी उसके सामने उसे एक फ्लावर पॉट आते दिखाई देता है। उसे कुछ समझ नहीं आया और इसी के साथ वो फ्लावर पॉट उसके सिर पर लैंड कर जाती है और उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। लकी कहता है, कुछ ज्यादा ही तुम्हारा बकवास सुन लिया। अगर डेविड भी यहां होता तो वो भी मुझे ऐसे यह करने से नहीं रोक पाता, समझे? तुम हो कौन आखिर? इतने में बाहर से किसी की आवाज आती है, डेविड सर आ रहे हैं। तभी सेतन हंसते हुए कहता है, हे लड़के, अब तुम्हारा अच्छे दिन खत्म, तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती शुरू। उसकी बात सुनकर लकी सीधा खड़ा हो जाता है, फिर अपना कोट झाड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि डेविड तुम्हारे साथ खड़ा होगा? सेतन उठते हुए बोला, बिल्कुल, क्योंकि मैं उनकी कंपनी के लिए जो काम करता हूं और मेरे फादर और उसके फादर एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे साथ नहीं खड़े होंगे? यह कहते हुए सेतन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। लकी कहता है, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर तुम डेविड के घर के भी होते तो भी मैं इसी तरह तुम्हें पीटता, समझे। तभी वहां डेविड आ जाता है। उसके पीछे भी कई लोग थे। सेतन उसके पास जाकर कहता है, डेविड सर, इस आदमी ने यहां आकर कंपनी में तोड़फोड़ की है और हमारे काम को भी डिस्टर्ब भी किया है, यहां तक कि इसने मुझे मारा भी है। फिर वो थोड़ा तेज आवाज में कहता है, निश्चित रूप से हम इसे यहां से आसानी से जाने नहीं दे सकते हैं। वो कुछ और भी बोल पाता कि डेविड उससे एक जोर का मुक्का जड़ते हुए बोला, अबे चुप कर,
तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। सेतन को यह नहीं लगा था कि डेविड भी उसे एक पंच मार देगा। वो डेविड की यह बात सुनकर चौंक जाता है। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है, क्या? वो अपने आप को संभालते हुए डेविड की तरफ देखता है तो वो उसे देखकर तो लड़खड़ाकर वहीं गिर जाता है, क्योंकि डेविड लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा था, अरे लकी भाई यार, शांत हो जाओ। ये चल क्या रहा है यहां सब? चलो हम कॉफी पीते हुए इन सब पर बात करते हैं। उन्हें ऐसे देख तो शिवानी भी अपने मुंह पर शौक से हाथ रख लेती है, और उस हेड मैनेजर के तो पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि उसने डेविड के मुंह से लकी का नाम जो सुन लिया था। उसे कुछ दिनों पहले ही चेयरमैन के असिस्टेंट सैम से सुना था कि इस कंपनी को उस टाइम प्रॉफिट कराने वाला डेविड का एक खास दोस्त है और उसका नाम लकी मौर्य है। तो उस आदमी से कभी भी बदतमीजी मत करना, नहीं तो डेविड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और सामने का नजारा देखकर वो समझ गया था कि ये और कोई और नहीं, वही डेविड का खास फ्रेंड लकी मौर्य है। और उसने उसे प्रोवोक करने की कोशिश की। अगर लकी ने उसके बारे में डेविड से कुछ भी कहा तो इस हेड मैनेजर की पोस्ट से तो वह जाएगा ही, बल्कि उसके साथ और भी कुछ बुरा होगा या हो सकता है। इसलिए ही उसकी फटी पड़ी थी। लेकिन लकी को तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। लकी सेतन की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस मोटे आदमी ने मेरी यूनिवर्सिटी की एक लड़की को मोलेस्ट किया है, और वो लड़की आज इसकी वजह से बिल्डिंग की छत से कूदने वाली थी। वो तो समय रहते हमने उसे बचा लिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस पीटना नहीं चाहिए था? डेविड सेतन के पास जाकर डरावना फेस बनाते हुए कहता है, ये तुम कैसे कर सकते हो? लकी पीछे से कहता है, और ये उल्टा हमसे कह रहा था कि मेरी ही स्टूडेंट ने इसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। किस प्रकार की कचरा तुम्हारी कंपनी में काम करते हैं डेविड। मुझे तो अब बुरा लग रहा है तुम्हारी कंपनी के लिए। ऐसे लोगों की वजह से कंपनी में यंग टैलेंट की कमी हो जाती है और कंपनी नई इनोवेशन नहीं कर पाती। ये सब सुनकर तो डेविड को और भी गुस्सा आ रहा था। वो सेतन को एक जोर की लात मारते हुए कहता है, मैं खुद इतनी नीच हरकत नहीं करता और तुम लोग अपने मन का जो चाहे वो कर रहे हो। ऊपर से इसमें मेरा और मेरी कंपनी का नाम भी बदनाम कर रहे हो। सेतन को अब काफी दर्द हो रहा था। उसके शरीर पर इतनी मार जो पड़ी थी। पहले तो लकी ने उसे पीटा, अब डेविड ने भी उसे पीटना शुरू कर दिया था। वो कहते हुए कहता है, मिस्टर डेविड, मैं आपके फादर के दोस्त का बेटा हूं। आप फिर भी मुझे ऐसे पीट रहे हैं। इसी के साथ वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब उसमें हिम्मत बची ही नहीं थी खड़े रहने की। डेविड फिर भी नहीं रुकता। वो उसे मारते हुए कहता है, तू होगा मेरे डैड के दोस्त का बेटा, लेकिन मेरा थोड़ी ना है। और तुझे क्या लगता है कि तू यहां काम करते हुए चाहे जो कर सकता है? जो तू चाहे, ये तो तुम्हारी ही एक गलत फहमी है बेटा। इसी के साथ वो फिर से सेतन पर पंच बरसाने लगता है। डेविड बड़बड़ाता रहता है, तुझे शायद पता नहीं है कि मैं लड़कियों की काफी इज्जत करता हूं। मुझे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई भी किसी भी लड़की को मोलेस्ट या फिर बुली करें। ये कहते हुए डेविड कहीं किसी सोच में डूब जाता है, जहां एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। ये डेविड के स्कूल का सीन था, जब डेविड स्कूल में हुआ करता था। डेविड ये सब देखते हुए उन लड़कों से कहता है, हे तुम सब उसे ऐसे परेशान नहीं कर सकते, उसे छोड़ो तुम लोग। तो वो लड़के डेविड के पास आकर कहते हैं, अरे देखो देखो कौन आया, हमारा हीरो डेविड आया। अब ये प्यारी सी लड़की को बचाएंगे और सुपर हीरो बन जाएंगे। इसी के साथ एक लड़का डेविड को धक्का दे देता है, जिससे डेविड तुरंत संभल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। उनमें से एक लड़का कहता है, अरे देखो तो हमारा हीरो तो नीचे गिर गया। अरे चलो चलो, हम लोग हमारे हीरो डेविड की मदद करते हैं। उसके इतना कहने के बाद सभी लड़के उसे पीटने लगते हैं। उसे पीटने के बाद वो सब वहां से चले जाते हैं। वो लड़की तुरंत डेविड के पास आकर उसे उठाते हुए कहती है, डेविड तुम ठीक तो हो? तुम्हें मेरे लिए यह सब करने की क्या जरूरत थी? तुम बार बार क्यों मेरी मदद करने चले आते हो? मैं उन सबसे डील कर लेती ना। डेविड एक स्माइल के साथ कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, ये सब तो कुछ भी नहीं है, और मैं तुम्हें ऐसे कैसे बुली होते देख सकता था भला? वो लड़की कहती है, हाँ हाँ, इन चोट से तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे तो पड़ता है ना। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए ऐसी चोट खाए, और अगर तुमसे देखा नहीं जाता तो अपनी आंखें बंद कर लिया करो, समझे? डेविड कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा ना तो मैं इन लोगों की ऐसे ऐसे छुट्टी कर दूंगा। डेविड चुटकी बजाते हुए बोलता है। उस टाइम तक डेविड की फैमिली इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी कि आज है, नहीं तो भला कैसे ही कोई डेविड को स्कूल में बुली कर सकता था। उस टाइम तो डेविड के डैड की कंपनी बस चल रही थी। वो लड़की कहती है, हाँ हाँ मैंने देखा,
इतना कहने के बाद वो प्यार से कहती है, वो लोग तुमसे बड़े थे, तुम्हें अपने से ताकतवर लोगों से ऐसे ही नहीं भिड़ना चाहिए, और तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो? हमारे बीच रिश्ता ही क्या है? न तुम मुझे अच्छे से जानते हो, न मैं तुम्हें, और हमारी फैमिली भी एक दूसरे के फैमिली को नहीं जानती। डेविड एक स्माइल के साथ कहता है, तो बना लो ना रिश्ता, तब तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूंगा। मुझे तुम अपना बॉयफ्रेंड बना लो, तब तो ये करना ठीक रहेगा ना? वो लड़की हंसते हुए कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम मुझसे 2 साल के छोटे हो, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। हाँ, छोटा भाई भले ही बना सकती हूं। डेविड कहता है, अरे 2 ही साल का तो छोटा हूं, वैसे मुझे तुम्हारे भाई बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बनाना है तो अपना बॉयफ्रेंड बनाओ, नहीं तो रहने ही दो, ऐसे ही चलने दो। वो लड़की हंसते हुए कहती है, ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। अभी तुम सिर्फ क्लास 8वीं में हो और तुम एक गर्लफ्रेंड चाहिए। लगता है तुम्हें शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है डेविड। ये कहते हुए वो लड़की डेविड के सिर को सहला रही थी। पहले तो उसे डेविड की काफी चिंता हो रही थी, पर जब वो देखती है कि उन लड़कों ने डेविड को जोर से नहीं मारा था, तो राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे यह बिल्कुल भी नहीं ठीक लग रहा था कि कोई उसके लिए मर खाए। शायद उन लड़कों ने स्कूल के डर से ऐसा किया था। वो कहती है, चलो अच्छा, ये सब छोड़ो, चलो हम लंच करते हैं। और दोनों मुस्कुराते हुए लंच करने लगते हैं। डेविड उसके लंच से कुछ बाइट ले रहा था, वो लड़की डेविड के लंच से कुछ बाइट ले रही थी। दोनों के बीच काफी खुशनुमा माहौल था। प्रेजेंट टाइम। डेविड लगातार सेतन को पंच बरसाए जा रहा था। सेतन का चेहरा एकदम खून से लथपथ हो गया था। वो अब धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहा था। सभी डेविड को ऐसे ही सेतन को मारते देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे रोकने की। हेड मैनेजर की तो अलग ही फटी पड़ी थी। उसे तो सेतन की यह हालत देख घबराहट के मारे सांस भी नहीं लिए जा रहा था। उसके दिल को यह बात खाए जा रही थी कि कहीं अगला नंबर उसी का ना हो, क्योंकि उसने भी तो लकी को परेशान किया था और उस पर चिल्लाया भी था। लकी डेविड की क्रूएलिटी साफ साफ देख पा रहा था। डेविड बिना गुस्से के भी ऐसे ही किसी को मार रहा था। तभी तो लोग उससे इतना डरते थे। उसकी मार से ज्यादा तो उसका गुस्सा खतरनाक था। लकी उसे बुलाता है, डेविड डेविड। डेविड सेतन को मारना रुक जाता है और वो लकी की तरह देखते हुए कहता है, लकी मैं यह मैटर खुद देख लूंगा, मैं तुम्हें बाद में इसका प्रॉपर सेटलमेंट कर दूंगा। लकी कहता है, ठीक है, मैं अब यह सब तुम पर छोड़ता हूं, पर मैंने किसी को पहले ही वादा किया था कि मैं इसे जेल भेज कर रहूंगा, पर अब जब तुम्हारे हाथ में यह सब है तो जो चाहे वो कर सकते हो। डेविड कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि तुम चाहते हो। लकी कहता है, ठीक है फिर, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लकी शिवानी का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाते हुए कहता है, चलो हमें अब चलना चाहिए, बाकी का सब डेविड हैंडल कर लेगा। शिवानी कुछ कह ही नहीं पाती, वो बस लकी के पीछे पीछे चलने लगती है। शिवानी सोचने लगती है कि आखिर ये लकी है कौन, जिसके पास इतने बड़े बड़े कनेक्शन है, और मुझे नहीं लगा था कि यह मैटर ऐसे मोड़ पर आ जाएगा। दोनों एसआर कैपिटल के बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। शिवानी कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं हो, यहां तक कि तुम डेविड बजाज को भी जानते हो। इससे कोई दो मौर्य नहीं है कि तभी तुमने यहां आकर ऐसे तोड़ फोड़ कर दी। लकी उसके इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वो बात बदलते हुए कहता है, बात यहां हमारे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की थी तो मैं भला कैसे शांत बैठता, एक टीचर के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो कहता है, लेकिन यह बात जल्दी पूरे यूनिवर्सिटी में फैल जाएगी, जिससे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। शिवानी कहती है, मैं इसके बारे में प्रिंसिपल से बात करूंगी। इतना कहकर दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। तभी वहां सारा आ जाती है, जो कहती है, मास्टर आपने तो एक स्टूडेंट की लाइफ सेव की है, जो एक टीचर की ड्यूटी होती है। इसके लिए आपको 2 लाख पॉइंट और 500 करोड़ रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं, और आपका काम 50% पूरा हो चुका है। बस आपको ऐसे ही कुछ और दिनों तक मेहनत करनी है, फिर आपका अपना नया टास्क ओपन हो जाएगा। लकी धीरे से बड़बड़ाता है, सच में मुझे बस कुछ दिनों और ऐसे ही मेहनत करना है, फिर नया टास्क मिल जाएगा। अरे वाह। तभी शिवानी कहती है, लकी लकी, तुम्हें क्या हुआ, तुम कार स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ दिक्कत है क्या? लकी अपने होश में आते हुए बोला, अरे कुछ नहीं। इतना कहकर वो कार ड्राइव करने लगता है। शिवानी कहती है, मुझे लगता है कि तुम काफी थक गए हो, आज काफी ड्राइविंग और यह सब भी करना पड़ा, तो तुम दोपहर में ही यूनिवर्सिटी से जा सकते हो, मैं बाकी का काम कर लूंगी। और इन सब के लिए थैंक यू। क्या तुम कल मेरे साथ अनिका के बॉयफ्रेंड से मिलने चल सकते हो? लकी कहता है, ठीक है।
एक टीचर होने के नाते इतना तो मुझे करना ही चाहिए। इसी के साथ दोनों हंसते हुए आगे चले जाते हैं। इधर है एसआर कैपिटल के ऑफिस के बिल्डिंग में। डेविड सेतन को पीटने के बाद अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे बाहर ले जाने लगता है। सेतन की यह हालत थी कि अब वो उठकर चल भी नहीं सकता था, इसलिए 4 सिक्योरिटी गार्ड उसके हाथ पैर पकड़कर उसे ले जा रहे थे और 5वां सिक्योरिटी गार्ड उसका सारा सामान लेकर पीछे पीछे चल रहा था। यह सब नजारा ऑफिस के सारे लोग देख रहे थे और उनके सभी के डर से पसीने भी छूट रहे थे, क्योंकि ऐसा तो उनका भी हाल हो सकता है। उन सभी सिक्योरिटी गार्ड ने सेतन को बाहर लाकर कर दिया और एम्बुलेंस को फोन कर दिया। इधर अंदर डेविड आकर सभी से कहता है, सभी एम्प्लाई, मैनेजर मेरी बात ध्यान से सुन ले कि अगर कोई भी ऐसी वैसी हरकत करता हुआ पाया गया जैसा कि आज सेतन ने किया था, तो उन सबकी खैर नहीं, जैसा कि तुम लोगों ने आज चेतन का हाल देख ही लिया होगा। तो तुम लोग अच्छे से कम करो और अच्छे रिवॉर्ड ले जाओ। और ध्यान रहे, यह बात सभी पर लागू होती है, चाहे वह यहां का कोई बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो। इतना कहने के बाद डेविड वहां से निकल जाता है। उसे जाते देख फीमेल एम्प्लाई तो उसे ही देखने लगती है। कोई एक कहती है, वो कितना हैंडसम है और कितने अच्छे हैं। दूसरी कहती है, उनकी पर्सनैलिटी तो एकदम ऑसम है, वो कितने कूल हैं। तीसरी कहती है, वो अपनी एम्प्लाइयों की कितना परवाह करते हैं, काश वो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाते। दूसरी लड़की उसके सिर पर टपली मारते हुए कहती है, अरे तू नहीं जानती क्या कि कुछ दिनों पहले ही उनकी गर्लफ्रेंड यहां आई थी। वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, उसकी आंखें काफी खूबसूरत थीं, बस उसका चेहरा हम नहीं देख पाए, उन्होंने मास्क लगाए हुआ था। पहली लड़की कहती है, वो सच में कितनी लकी होगी जो उन्हें डेविड सर जैसा बॉयफ्रेंड मिले। वो जब वहां की एक एम्प्लॉय के मोलेस्ट होने पर मैनेजर सेतन का यह हाल कर सकते हैं, तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए न जाने क्या करेंगे। तभी दूसरी लड़की कहती है, अरे तुम भूल गई क्या, उन्हीं की गर्लफ्रेंड को CQ कंपनी की चेयरमैन की बेटी ने थप्पड़ मारा था, तब उन्होंने CQ कंपनी को ही घुटने पर ला दिया था। तीसरी कहती है, अरे हां, ये तो मैंने भी सुना था और हमने देखा भी तो था कि वो यहां आई थी, और तो और वो डेविड सर के चेयर पर बैठी थी, तो सोच लो कि उन्हें डेविड सर कितना प्यार करते होंगे। तभी वहां हेड मैनेजर आकर कहता है, तुम लोग तो जान ही गए होंगे कि क्या मैटर था, तो अब मैं जो भी कहता हूं अपने अपने दिमाग में बैठा लो कि बदतमीजी किसी से भी नहीं करनी है, और अब खुसर पुसर करना बंद करो, अपने अपने काम पर लग जाओ। तभी एक एम्प्लॉय उससे कहता है, हेड मैनेजर थोड़ा सख्ती से कहता है, अब क्या है, मैंने तो सब बात बता ही दिया है। वो एम्प्लॉय कहता है, सर आपके सिर से ब्लड आ रहा है। ये सुनकर तो हेड मैनेजर को याद आता है कि उसके सिर पर तो चोट लगी है, जब लकी ने उसे फ्लावर पॉट फेंक कर मारा था। वो तो इस बारे में घबराहट के कारण भूल ही गया था, शायद चिल्लाने की वजह से उसके सिर से फिर से ब्लड आने लगा था। वो तुरंत अपना सिर पकड़कर वहां से चला जाता है। लकी अपने विलय पर आकर आराम ही कर रहा था कि उसका फोन रिंग करने लगता है। वो कॉल पिक करता है तो ये कॉल उसे द ग्रेट ट्विन बिल्डिंग के मैनेजर शिव कुमार ने की थी। वो कहता है, सर अगर आपके पास टाइम हो तो हम द ग्रेट ट्विन बिल्डिंग के प्रॉपर्टी प्लान पर बात कर सकते हैं। लकी कहता है, अभी तो मैं काफी थक गया हूं, तो इस पर हम कल द डार्क मून होटल पर बात करेंगे। इतना कहकर वो फोन रख देता है। लकी बड़बड़ाता है, ओहो मुझे तो कल कितना काम है, उस यूनिवर्सिटी वाली लड़की का मामला भी सेट करना है और अपनी नई कंपनी को भी तो अप्रूव करवाना है, और फिर द ग्रेट ट्विन बिल्डिंग के प्लान पर मैनेजर शिव कुमार से भी बात करनी है। इधर डेविड घर आता है और फिर वो एक कमरा खोलता है। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कोई रहता ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो कमरा एकदम साफ सुथरा था। डेविड एक फोटो के सामने लगी चेयर पर बैठ जाता है, फिर कहता है, पता भी है आज मैंने एक आदमी को काफी ज्यादा पीटा क्योंकि उसने एक लड़की को मोलेस्ट किया था। जैसे कि तुम जानती हो कि मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो लड़कियों को परेशान करते हैं। वो आदमी मेरे कंपनी का एक मैनेजर था, मैंने उसे अपनी कंपनी से भी निकाल दिया है। भला मैं ऐसे इंसान को अपनी कंपनी में कैसे काम करने दे सकता था? तुम बताओ, मैंने अच्छा किया ना? हां, जानता हूं कि तुमने मुझे लड़ाई झगड़ा करने से मना किया है, पर मैं उसे देखकर अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, इसलिए लड़ाई झगड़ा करने के लिए मैंने कुछ लोगों को रखा है ताकि वे लोग मेरे कहने पर यह सब करें। मैं जानता हूं कि तुम मुझे चोट लगे ये देख नहीं सकती। डेविड ऐसे ही कुछ देर उसे तस्वीर के सामने बैठ बातें करता है। इसके बाद वो वहीं आंखें मूंद कर उस चेयर पर शांति से बैठा रहता है।